मई 2008 मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में एक लड़की अपने एक फ्रेंड जिसका नाम नीरज होता है उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। उसका कहना था कि दरअसल 2 दिन पहले शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए नीरज मेरे घर पे आया था। रात के करीब 1:30 बजे वो मेरे घर से निकला और उसके बाद उसे अंधेरी में अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाना था, लेकिन जल्दी में वो अपना फ़ोन मेरे घर पर ही भूल गया। मुझे लगा कि वो अगले दिन आकर अपना फ़ोन लेकर जाएगा। जब वो नहीं आया तो मैंने कई जगह फ़ोन करके उसका पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ये सब जानने के बाद पुलिस नीरज की मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है और उसे ढूंढने में लग जाती है। पहले तो पुलिस को लग रहा था कि शायद नीरज को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन जल्द ही पुलिस का ये शक गलत साबित हो जाता है जब उन्हें नीरज की डेड बॉडी एक जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में मिलती है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड मर्डर है, लेकिन पुलिस को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर नीरज को इतने बेरहम तरीके से किसने और क्यों मारा। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड नीरज ग्रोवर। February 23, 1982 उत्तर प्रदेश में किशनी नाम की एक जगह पे अमरनाथ और नीलम ग्रोवर के घर उनके बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम नीरज रखा जाता है। नीरज अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके पेरेंट्स ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे बचपन से ही मुंबई जाकर टीवी और फिल्मों में काम करने का शौक था और इसीलिए वो आगे चलकर मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके ईयर 2006 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई आकर वो कुछ टाइम तक एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए एज अ टैलेंट स्काउट काम करता रहा। नीरज वॉज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट पर्सन और इसीलिए उसे लोगों से बातचीत करना, उनके साथ घुलना मिलना और नए नए फ्रेंड्स बनाना बेहद पसंद था। वहाँ काम करते हुए कुछ ही टाइम में उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, जिसके चलते उसे सिनर्जी एड लैब्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी में एज अ टीवी क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नीरज के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इससे नीरज और इसकी फैमिली दोनों खुश थे। मार्च 2008 कंपनी एक नया शो बनाने जा रही थी, जिसके लिए वहां ऑडिशंस भी चल रहे थे और वहीं एक दिन नीरज की मुलाकात कर्नाटका की रहने वाली मरिया सुसैराज से होती है, जो वहां ऑडिशंस देने के लिए आई थी। दरअसल मरिया इससे पहले कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीड एक्ट्रेस एक मूवी में काम भी कर चुकी थी, लेकिन वो मूवी सुपर फ्लॉप रही थी, जिसकी वजह से उसे वहां कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई जाकर वहां टीवी इंडस्ट्री में काम करेगी। मुंबई जाकर वो कई जगह ऑडिशंस भी दे रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहां कोई काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब भी वो ऑडिशंस के टाइम पे हिंदी बोलने की कोशिश करती तो उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता, जिसकी वजह से वो बार बार ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन इससे वो हिम्मत नहीं हारती और ऑडिशंस देना कंटिन्यू रखती है, क्योंकि उसे पता था कि इस फील्ड में ब्रेक मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ना एक दिन वो इसमें ज़रूर कामयाब होगी। इसी बीच उसे अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि सिनर्जी एड लैब्स में एक नए शो के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। अगले दिन वो वहाँ ऑडिशंस के लिए जाती है। अपना ऑडिशन देकर जैसे ही वो फ्री होती है तो वहाँ नीरज खुद से उसे अप्रोच करता है। दरअसल नीरज पहली ही नज़र में उसे लाइक करने लगा था। वो उससे थोड़ी बातचीत करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहता है और इसी मुलाकात के दौरान दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। खैर मरिया को इस ऑडिशन में भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, जिससे वो अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है, पर नीरज उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही उसे एक सीरियल में काम दिलवाएगा और ये सुनकर मरिया को थोड़ी होप मिलती है। खैर मरिया और नीरज अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि इन दोनों की ये लव स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं थी। दरअसल मरिया का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जिससे जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली थी। और इसी के साथ अब एंट्री होती है हमारे थर्ड कैरेक्टर की, जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू। मरिया जेरोम को स्कूल टाइम से डेट कर रही थी। जेरोम एक नेवी ऑफिसर था और उस टाइम पर वो गोवा की कोची में अपॉइंटेड था। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से फ्री होता तो मरिया से बात करने के लिए डेली रात के टाइम पर उसे कॉल किया करता, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जेरोम नोटिस कर रहा था कि जब भी वो उसे कॉल करता तो उसका फोन अक्सर बिजी बताता और बाद में जब जेरोम उसे पूछता कि तुम किससे बात कर रही थी
तो वो उसे झूठ कहकर बात को टाल दिया करती थी, लेकिन असल में वो उस टाइम पर नीरज से ही बात कर रही होती थी। उधर नीरज को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और है। एक दिन जब वो जेरोम से बात कर रही होती है तो गलती से उसके मुंह से नीरज का नाम निकल जाता है, जिसके बाद जेरोम उससे नीरज के बारे में पूछने लगता है। तो मरिया उससे कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है, यहाँ इंडस्ट्री में उसकी अच्छी खासी जान पहचान है और वो यहाँ मुझे काम दिलाने में मेरी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर जेरोम को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वो मरिया को इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे मरिया को बुरा लग जाए। वहीं अब मरिया को नीरज से बात करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और इधर नीरज के मन में मरिया के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मरिया और नीरज जब एक साथ होते हैं तो उसे जेरोम का कॉल आता है। मरिया बार बार उसका फोन काट रही थी, तो ये देखकर नीरज उसे फोन उठाने के लिए कहता है। यह मरिया नीरज से झूठ कहती है कि जेरोम उसका एक्स है और वो इसी तरह बार बार कॉल करके उसे तंग करता रहता है। ये सुनकर नीरज मरिया से कहता है कि मुझे अपना फोन दो, मैं इससे बात करता हूँ। तो मरिया उससे कहती है कि तुम इस सब में मत पड़ो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। इसके बाद नीरज भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद मरिया 1 मई को नीरज के फ्लैट में उसके साथ ही शिफ्ट हो जाती है, जहां उसकी मुलाकात नीरज के 2 फ्रेंड्स निशांत और दीपक से होती है, जो उसके साथ ही उसी 3 BHK फ्लैट में रहते थे। दरअसल मरिया अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रही थी, पर जब तक उसे कोई फ्लैट नहीं मिलता तब तक वो नीरज के साथ उसी घर में रहने वाली थी। खैर, इसके 2 दिन बाद यानी कि 3 मई की रात नीरज, मरिया और उसके दोनों फ्रेंड्स एक पब में जाते हैं, जहां वो देर रात तक पार्टी एंजॉय करते हैं। उसी रात घर आकर जब वो दोनों रूम में सो रहे होते हैं तो मरिया नीरज से एक बार फिर ऑडिशंस की बात करती है। तो नीरज उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि वो कोशिश कर रहा है और मरिया को जल्द ही काम मिल जाएगा। वो दोनों इस रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उस रात वो दोनों पहली बार फिजिकल भी होते हैं। 6 मई 2008 फाइनली कई जगह ढूंढने के बाद मरिया को मलाड में एक फ्लैट मिलता है और नीरज शिफ्टिंग में उसकी हेल्प कर रहा था। नीरज आज रात यहीं मरिया के साथ ही रुकने वाला था और जब वो दोनों रात को डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तभी मरिया को जेरोम का कॉल आता है। वो मरिया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे फोन पे नीरज की आवाज सुनाई देती है। जेरोम मरिया से पूछता है कि इतनी रात को तुम्हारे घर पे ये किसकी आवाज आ रही है। तो मरिया उससे कहती है कि ये मेरा फ्रेंड नीरज है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है और वो सुबह से शिफ्टिंग में मेरी हेल्प कर रहा है। जेरोम मरिया पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहो। तो मरिया आगे से उससे झूठ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो यहाँ नहीं रुकने वाला और डिनर करने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। खैर, इसके बाद मरिया और नीरज खाना खाते हैं और खाने के बाद वो दोनों रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। 7 मई 2008 सुबह के करीब 7 बजे मरिया के घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे ही मरिया घर का डोर ओपन करती है तो वहां सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे जेरोम खड़ा था। जेरोम मरिया को साइड करके सीधा उसके रूम में जाता है, जहां नीरज अभी भी सो रहा होता है। मरिया भी उसके पीछे पीछे वहां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जेरोम की आवाज सुनकर अचानक से नीरज की आंख खुल जाती है, तो वो देखता है कि जेरोम गुस्से में ठीक उसके सामने ही खड़ा था। इससे पहले कि नीरज कुछ समझ पाता, जेरोम उसे मारना शुरू कर देता है। जेरोम इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो जल्दी से जाकर किचन में पड़ा एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है और उसे नीरज के आर पार कर देता है। वो तब तक उस पे चाकू से वार करता रहा जब तक नीरज की जान नहीं चली गई। वहीं पास खड़ी मरिया पूरी तरह से शॉक में थी। इसके बाद जेरोम वहीं नीरज की डेड बॉडी के सामने ही मरिया के साथ जबरदस्ती करता है और ऐसा करके मानो वो नीरज को बताना चाह रहा था कि मरिया सिर्फ उसकी है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें नीरज की डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मरिया भी ये बात जानती थी कि फिलहाल जेरोम का साथ देने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो जेरोम के साथ साथ उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। उसी दिन करीब 10 बजे मरिया सुपरमार्केट जाकर 2 डफल बैग्स और एक बड़ा सा चॉपर नाइफ लेकर आती है। इसके बाद जेरोम और मरिया नीरज की डेड बॉडी के लगभग 300 टुकड़े करते हैं। बाद में उन सभी टुकड़ों को 2 बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में डाला जाता है और फिर उन दोनों प्लास्टिक बैग्स को डफल बैग के अंदर डालकर अच्छे से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं ताकि वहां लगे ब्लड स्टेन्स अच्छे से साफ हो जाएं। इसके बाद मरिया अपने एक फ्रेंड से कुछ टाइम के लिए उसकी कार बोरो करती है ताकि वो लोग नीरज की डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा सकें।
मरिया जब कार लेकर अपने फ्लैट पे पहुंचती है तो करीब 4 बजे दोनों मिलकर उन बैग्स को कार की डिक्की में रखते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी ये लोग मुंबई से निकले ही थे कि नीरज का फोन बजना शुरू हो जाता है, जो उस वक्त मरिया के पास था। मरिया जैसे ही नीरज का फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकालने लगती है तो गलती से उससे वो कॉल पिक हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस चीज को नोटिस करती है तो वो जल्दी से फोन काट देती है। खैर, इसके बाद रास्ते में वो लोग एक जगह पेट्रोल पंप से एक बोतल में 2 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मनोर के अमगांव इलाके में एक सुनसान जगह अपनी कार रोकते हैं। एक एक करके दोनों बैग्स को कार से बाहर निकाला जाता है और फिर उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगा दी जाती है। ये सब करने के बाद वो दोनों देर रात अपने फ्लैट में वापस आते हैं और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद जेरोम फ्लाइट लेकर वापस कोची चला जाता है। दूसरी ओर नीरज का फ्रेंड निशांत जब उसके नंबर पे कॉल करता है तो नीरज की बजाय मरिया उसका फोन उठाती है और कहती है कि कल रात को शिफ्टिंग के बाद नीरज को एक पार्टी में जाना था और जल्दी जल्दी में वो अपना फोन मेरे घर पर ही भूल गया है। इसके बाद निशांत मरिया के घर जाकर नीरज का फोन वापस ले आता है। नीरज के गायब होने की बात कानपुर में अब उसकी फैमिली तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद 8 मई को नीरज के फादर मुंबई पहुंचते हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। इसके बाद पुलिस सबसे पहले नीरज के फ्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। तो उनका कहना था कि दरअसल उस दिन नीरज अपनी गर्लफ्रेंड मरिया की शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए उसके घर गया था और उसके बाद से नीरज को किसी ने नहीं देखा। नीरज जब गायब हुआ तो उससे पहले वो मरिया के साथ था और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान निशांत पुलिस को नीरज का फोन देते हुए कहता है कि ये फोन नीरज का है जो मुझे खुद मरिया ने दिया था और मुझे शक है कि वो हमसे झूठ कह रही है। शायद वो जानती है कि नीरज कहाँ पर है। जैसे ही मरिया का नाम पुलिस के सामने आता है तो उसे इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मरिया यहाँ पुलिस को भी सेम कहानी बताती है जो उसने निशांत को बताई थी कि 6 तारीख को नीरज शिफ्टिंग में उसकी हेल्प करवाने उसके फ्लैट पे आया था, जिसके बाद रात को उसे एक पार्टी में जाना था और जल्दी जल्दी में वो अपना फोन उसके घर पर ही भूल गया। खैर, इसी बीच आमगांव में रहने वाले एक आदमी को जंगल में जले हुए 2 बैग्स दिखते हैं। जैसे ही वो थोड़ा पास जाकर देखता है तो उसके अंदर उसे एक इंसान की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े जली हुई कंडीशन में मिलते हैं। ये सब देखकर वो डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां आने के लिए कहता है। इसके बाद पुलिस वहां आकर उन दोनों बैग्स को अपने कब्जे में लेकर उन्हें आगे जांच के लिए भेज देती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी और जो हालत उस डेड बॉडी की करी गई थी उससे उसकी पहचान कर पाना भी लगभग नामुमकिन था। दूसरी ओर नीरज के गायब होने की खबर अब मीडिया में भी आ चुकी थी और इससे पुलिस पर और ज्यादा प्रेशर बन गया था। वहीं पुलिस को मरिया पर शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ना होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। खैर, इसके बाद मरिया को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम 7 तारीख के दिन कहाँ पर थी। तो वो बताती है कि 7 मई को वो पूरा दिन घर पर थी, लेकिन शाम के करीब 4 बजे वो अपने एक फ्रेंड की कार लेकर अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने दादर गई थी। ये सब जानने के बाद जब पुलिस नीरज का फोन चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल मरिया उनसे झूठ कह रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नीरज का फोन उसके घर पर था। तो फिर 4:30 बजे उसी फोन की लोकेशन दहीसर कैसी शो हो सकती है। और आपको याद दिला दूं कि उस दिन इसी टाइम पर नीरज के फोन पर एक कॉल भी आई थी, जिसे कुछ सेकंड के लिए मरिया ने पिक कर लिया था। ये देखकर पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था और इसके बाद 30 मई के दिन पुलिस बिना कोई देरी किए मरिया को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मरिया अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही थी कि नीरज के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। इसके बाद जैसे ही पुलिस मरिया को थोड़ी सख्ती दिखाती है तो फाइनली वो सब कुछ बताना शुरू कर दी है कि कैसे उस दिन जेरोम ने नीरज की जान ली और फिर उन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर आमगांव नाम की एक जगह पे ले जाकर उसे आग लगा दी। इसके बाद पुलिस आमगांव जाती है तो उन्हें वहां पता चलता है कि कुछ दिन पहले वहां पास ही के एक जंगल में 2 डफल बैग्स बरामद किए गए थे, जिनके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में एक डेड बॉडी मिली थी जो कि काफी ज्यादा खराब हालत में थी। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करती है, जिससे ये अब साफ हो चुका था कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि नीरज की ही थी। ये पता चलते ही पुलिस जल्दी से मरिया के फियांसे और नीरज के असली कातिल जेरोम मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लेती है। जेरोम से जब पूछताछ करी जाती है तो वो बताता है कि नीरज काम का झांसा देकर मरिया का फायदा उठा रहा था, जबकि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वो बस उसे यूज करना चाह रहा था। 7 मई की सुबह जब मैं मरिया के फ्लैट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि नीरज मेरी फियांसे के बेडरूम में सो रहा है। जब मैंने ये सब देखा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक बड़ा सा नाइफ लेकर मैंने उसकी जान ले ली।
इस सब के बाद दोनों के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और 3 साल तक कोर्ट केस चलने के बाद 30 जून 2011 के दिन जेरोम को नीरज के मर्डर और सारे सबूत मिटाने के लिए टोटल 13 साल की सजा होती है। और वहीं मरिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, उसे सबूत मिटाने में नीरज का साथ देने के लिए सिर्फ 3 साल की ही सजा सुनाई जाती है। साल 2008 से 2011 ये 3 साल मरिया और जेरोम दोनों ही जुडिशियल कस्टडी में थे। इसके अकॉर्डिंग मरिया ऑलरेडी अपनी सजा कंप्लीट कर चुकी थी और इसी साल यानी कि 2011 में मरिया जेल से बाहर भी आ जाती है। लेकिन जेरोम को अगले 10 साल अभी भी जेल में ही काटने थे। वेल, ये देखकर नीरज के पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि नीरज उनका इकलौता बेटा था और जिन्होंने उसकी जान ली उन्हें कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, जेरोम को तो फिर भी 13 साल की सजा हुई, लेकिन मरिया, जिसने उन दोनों लड़कों से अपने मतलब के लिए झूठ बोला और जिसकी वजह से लास्ट में नीरज को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, उसे कोर्ट द्वारा 3 साल के लिए सिर्फ नाम की ही सजा दी गई, जो कि बहुत कम थी। नीरज की फैमिली सेशन कोर्ट के इस फैसले से खुश तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे और ना ही इतनी हिम्मत बची थी कि वो इस उम्र में कोर्ट कचहरी में धक्के खाते फिरें और एट द एंड उन्हें कोर्ट के इसी फैसले के साथ संतोष करना पड़ता है। खैर, आप लोग अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मरिया और जेरोम को जो सज़ा मिली वो इनफ थी या उन्हें और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। वेल, इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।